हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट ऑफ एडुटेन। और आज हम आपके लिए लेके आए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमने आपके साथ शुरू की थी, जहां हमने औरंगजेब की मृत्यु के बाद से हम मुगल पीरियड को स्टडी कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे बहादुर शाह फर्स्ट आ गया। और हमने जो लास्ट क्लास ली थी वहां पर हमने जानदार शाह जो 1 साल तक रहा था उसको डिस्कस किया था। और वहां पर हमने खत्म किया था कि जब फारूक सियार ने अपने चाचा को मार दिया था, किसकी मदद से? सैयद बंधुओं की मदद से। तो कैसा था जानदार शाह? जानदार शाह जहां पर जिसके कार्यकाल के अंदर यह देखा जाता है कि जुल्फिकार खान के पास सारी पावर थी। कैसे वो एक कोर्टिसन जो तवायफ होती है लाल कुंवर, उसके कंट्रोल में था। और कैसे एक जो सेंट्रलाइज्ड एक मुगल सिस्टम था वो ब्रेकडाउन होता गया। अब हम देखेंगे फारूक सियार को। और फारूक सियार जो 1713 से लेके 1719 तक जो फारूक सियार का कार्यकाल रहा, वहां पर क्या क्या हुआ। तो फारूक सियार कौन था? जब हमने जानदार शाह बताया था तो उस समय बताया कि जानदार शाह से पहले जो आजम खान है उसने शासन ले लिया था, 1 महीने तक वो शासक रहा था। उसके बाद जुल्फिकार खान की मदद से उसने हटा दिया था आजम खान को, और आजम खान का बेटा था फारूक सियार। और फारूक सियार की मदद की थी सैयद बंधुओं ने। कौन कौन से सैयद बंधु थे? जिसके अंदर में पहले थे हमारे सैयद हुसैन खान, जिन्हें उन्होंने कुतुब उल मुल्क की उपाधि दे दी थी। और दूसरे थे सैयद हुसैन अली खान, उन्हें दे दिया था आमिर उल उमरा। अब ये आमिर उल उमरा और कुतुबुल मुल्क सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब अगर आप आगे भी देखेंगे कैसे हैदराबाद का जो निजाम था उसे भी कुतुबुल मुल्क बोला जाता था। ये हाईएस्ट एक ऑनर के तौर पर दिया जाता था। और इसके साथ साथ अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सैयद बंधु कौन थे। जो सैयद बंधु थे उसके अंदर में जो उनके फादर हैं वो थे सैयद मियां बरबा। ये थे औरंगजेब के शासनकाल के अंदर एक गवर्नर थे, या आमिर कह सकते हैं। इनके 2 बेटे थे, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। और जब इन्होंने फारूक सियार की मदद की असेंड करने के लिए थ्रोन के ऊपर, तो फारूक सियार ने इन्हें उपाधि भी दी। और उसके साथ साथ जो इनका जो सेंट्रल सिस्टम था वहां पर इन्हें इंपॉर्टेंट पोस्ट भी दी, जहां अब्दुल्ला खान को बना दिया गया वजीर। वजीर क्या है ये मैंने आपको पहले भी बताया है। प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती थी उसे दे दी गई थी अब्दुल्ला खान को। और वहीं जो हुसैन अली खान है उसे बना दिया गया था मीर बख्शी। मीर बख्शी मतलब अब मिलिट्री का जो मेन कमांडर या सेनापति जिसे कहते हैं, वो बना दिया गया था हुसैन अली खान को। अब हुसैन अली खान और इन्होंने फारूक सियार को असेंड करवा दिया। तो क्या किया फिर, और क्या क्या काम करते थे फारूक सियार और सैयद ब्रदर्स? जब सैयद ब्रदर्स की बात आई तो उन्हें जब 2 मेन पोस्ट हमें ने दे दी हैं कि जिसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर भी वो हैं और मिलिट्री का कंट्रोल भी उन्हीं के पास है। मतलब फाइनेंस भी वही देखते हैं और मिलिट्री भी उन्हीं को देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो फारूक सियार है वो एक पपेट की तरह ही रह गया था। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते थे वो करते थे सैयद ब्रदू। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल था और जो हिजरा सिस्टम जो जुल्फिकार खान लेके आया था उसको हटा दिया था सैयद बंधुओं ने। इसके अलावा जो मिलिट्री कैंपेन हुसैन अली खान के अंदर डेक्कन के अंदर उन्होंने मिलिट्री कैंपेन भी किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैग्ना कार्टा है, जो फरमान दे दिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फारूक सियार ने, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल है सैयद ब्रदर्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फारूक सियार के टाइम में और सैयद बंधुओं के टाइम पर हुई थी वो थी डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ कि जो पहले सेंटर स्ट्रोंग होता था, जो एम्परर है वो स्ट्रोंग होता था और जितने सूबे बनते थे वहां पर हमारा जो मेन अधिकार है वो एम्परर का चलता था। क्या टैक्स सिस्टम बनेगा, कैसे कौन जमींदार होगा, क्या जागीरदारी दी जाएगी, कौन सूबेदार रहेगा, किसका ट्रांसफर करना है, उन सब का जो सिस्टम जो दिल्ली से चलता था वो सब का सब डिसेंट्रलाइज हो गया।
और बहुत सारे जो बाद में ऑटोनोमस स्टेट्स बनते हैं, उन ऑटोनोमस स्टेट्स की जो नींव है वो फारुखसियार के टाइम पर रखी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि 1707 जब औरंगजेब गया, जब मुगल इतना सेंट्रलाइज सिस्टम था जहां पर सब कुछ इतनी बड़ी अखंड भारत के अंदर मुगलों का शासन चलता था, 1707 से 1713 के बीच में वो डिसेंट्रलाइज हो गया। जो रीजन है वो सब भी देखेंगे कि डिफरेंट रीजन के अंदर क्या क्या हुआ। अब हम चलते हैं फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ और सैयद बंधुओं ने क्यों हत्या कर दी थी फारुखसियार की। उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो फारुखसियार है वो एज ए कठपुतली की तरह रहता था। तो कठपुतली की वजह से उसे लगता था कि जो सैयद बंधु हैं, जो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। तो पावर स्ट्रगल के अंदर उसने 2 बार असैशन की अटेम्प्ट की हुसैन अली खान के ऊपर, और इसी हुसैन अली खान ने बालाजी विश्वनाथ जो मराठा के पेशवा थे उनके साथ एक संधि की और उसके बाद पहले फारुखसियार को अंधा कर दिया और उसके बाद मार दिया। यह था फारुखसियार के। और सैयद बंधुओं ने क्या क्या किया। लेकिन क्या सैयद बंधु फारुखसियार के साथ खत्म हो गए थे? नहीं। उसके बाद के जो 3 शासक बनते हैं उनके अंदर भी वो जो किंग मेकर की भूमिका जो जुल्फिकार ने बनाई थी वही कंटिन्यू रही सैयद बंधुओं के साथ भी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंट्रोल क्या है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंट्रोल सारा का सारा डिसेंट्रलाइज हो चुका है, पावर जो है वो सैयद बंधुओं के पास ही है, अब्दुल्ला खान वजीर है और हुसैन अली खान जो मिलिट्री शासक है, जो सेनापति है, उन दोनों के पास ही मेन पावर थी। तो फारुखसियार की कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो चैलेंजेस थे वो कुछ भी नहीं रहे। उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता चुका हूं, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अब डिसेंट्रलाइजेशन के बाद हम मेन चीज ये देखेंगे कि डिफरेंट रीजन में किस तरह से पॉलिसी मेकिंग की है फारुखसियार ने। अब पॉलिसी मेकिंग में जो सबसे पहले आते हैं वो है मराठा। और मराठा का राइज जो है वो सबसे पहले तो शिवाजी के टाइम पर हुआ था, लेकिन उसके बाद शिवाजी के बाद जो सबसे बड़ा रिवाइवल लेके आए वो थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो आप देख पा रहे होगे यहां पे। और पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने एग्रीमेंट साइन किया सैयद बंधुओं के साथ और फारुखसियार के साथ, कब? 1719 के अंदर। और 1719 में मराठा फोर्सेस चलती चलती दिल्ली तक आ गई थी। और जब दिल्ली तक आई उसके बाद फारुखसियार को लगा कि मुझे एक संधि करनी पड़ेगी। और संधि के अंदर क्या कहा, जो शाहू जी महाराज हैं और जो छत्रपति थे उनको एक मत, जो मराठा का जो किंग है, जो छत्रपति है, उसको अनाउंस कर दिया गया था। और इसी के साथ जो सरदेशमुखी और जो चौथ है वो पूरे डेक्कन रीजन का वो साइन हो गया था। इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ दिल्ली, जो फारुखसियार ने साइन की थी बालाजी विश्वनाथ के साथ। और यहां पर पहली बार लगता है जब मराठास जो हैं वो दिल्ली की राजनीति करने लग जाते हैं, दिल्ली के अंदर उनकी एंट्री हो जाती है और एज ए अग्रेसर। इससे पहले दिल्ली में एंट्री जब भी होती थी शिवाजी के टाइम पे, संभाजी के टाइम पे, तब वो एज ए अग्रेसर मुगल शासन होता था। और यह दिखाता है कि कैसे जो मुगल शासक हैं वो कमजोर होते जा रहे थे। तो मराठास के बाद और दूसरे कौन से बड़े किंगडम थे? उसके अंदर में जो दूसरा किंगडम आता है वो है हैदराबाद का। और हैदराबाद के अंदर एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे जिनका नाम है निजामुल मुल्क असफ जा, जो थे, जो बाद में वजीर भी बनते हैं। उन्होंने हैदराबाद के अंदर, जो डेक्कन के अंदर एक रीजन था जहां पर मराठा से वो रीजन बचा के भी रखा, फरमान माना, दिल्ली की ट्रीटी को माना, लेकिन वहां पर कभी भी जो टेरिटरी है वो कैप्चर नहीं होने दी। और यहां से जो ऑटोनोमस स्टेट्स की बात आती है, जहां पर यह लगता है कि जो मुगल था, जो मुगल शासन था, अगर हम इस तरह से देखें, यहां अफगानिस्तान से लेके यहां तमिलनाडु तक और यहां पर म्यांमार तक जो एक पूरा मुगल शासन था वो कैसे टूटते टूटते छोटे छोटे स्टेट्स में बनने लग गया था, उसका पहला एग्जाम्पल जो दिखता है वो है हैदराबाद का।
और हैदराबाद के अंदर जो निजामुल मुल्क थे उन्होंने पावर अपनी बढ़ाई, ऑटोनॉमस रीजन बढ़ाया, वहां पर टैक्स कलेक्शन बढ़ाया और इसी के साथ साथ जो हैदराबाद का रीजन था वहां पर एक प्रॉपर अथॉरिटी के साथ साथ शासन करना शुरू कर दिया। अब जो हमारे हैदराबाद के बाद जो दूसरी रीजन आता है वो है बंगाल का। और बंगाल के अंदर क्या हुआ, बंगाल के अंदर भी इसी तरह से जो सूबेदार थे, जो मुजरिद उली खान थे, उन्होंने क्या किया, जो सूबेदार थे उन्होंने वहां पर एक ऑटोनोमस रीजन स्टार्ट कर दिया। और ये ट्रेंड अब आप हर जगह पे देखेंगे, जहां पर हैदराबाद से शुरुआत हुई, फिर बंगाल में, फिर अवध में, और इसी तरह से जब आगे चलकर जो राजपूत हैं वो भी अपना एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट बनाने लग जाते हैं, जहां पर नॉमिनल और ये कहा जाए तो सांकेतिक रूप पर वो कहते हैं कि हम दिल्ली के शासन के अंदर हैं, लेकिन सब कुछ जो सेंटर से लेके जो टैक्स रिजीम और सब कुछ जो चलता था वो सब के सब करते हैं बंगाल के अंदर। और वो सब के सब होता है इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। बंगाल के अंदर जो मुर्शिद कुली खान थे उन्होंने बिना सेंटर की परमिशन के अपनी बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर दी। और इतना बड़ा फैसला बिना फारूकसियार के लेना यह बताता है कि सेंट्रल कंट्रोल कितना कमजोर हो चुका था। अब आप एक बात देखिए कि अगर हम इंडिया को अगर देखते हैं, जहां पर डेक्कन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, बंगाल जो, और अब अगर मैं बंगाल की बात कर रहा हूं तो आज का वेस्ट बंगाल नहीं है, वहां पर बांग्लादेश भी आता है, वहां पर बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है और उड़ीसा भी आता है। इतने बड़े रीजन के अंदर अगर मान लीजिए एक सेंट्रल लीडरशिप के अंडर से इतना बड़ा रीजन अगर हट जाता है तो वहां पर ऑटोनोमस स्टेट बन जाता है, तो कितना इंपैक्ट जो फारूकसियार का होना चाहिए था वो खत्म हो रहा है। अब हमने बिहार उड़ीसा तक की बात कर ली और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है अवध। और जो अवध का रीजन है वो अब का जो सेंट्रल उत्तर प्रदेश है वहां पर रीजन में भी जो सदादत खान है वो भी ऑटोनोमस रीजन स्टार्ट कर देते हैं और इवन टैक्स जो है वो भी अलग तरह से लगाना शुरू कर देते हैं, जो सेंट्रल अथॉरिटी से आता था उसके अलावा टैक्स रिजीम स्टार्ट करते हैं और एक अलग से एक पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम अब का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, हमारे संविधान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है और स्टेट गवर्नमेंट बनती है और स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं, हमारा देश चलाते हैं। यहां पर सेंटर से जो गाइडलाइंस आ रही थी उसको ना फॉलो करते हुए सआदत खान ने अपना ही एक स्टेट बनाना शुरू कर दिया और इस तरह से जो मुगल एम्पायर है वो पूरा ईस्टर्न साइड में दिल्ली के आसपास का रीजन को छोड़ दें तो पूरा का पूरा हमारा उत्तर प्रदेश, पूरा बंगाल और सारा रीजन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अवध के बाद जो हमारे जो मेन रीजन आता है वो है राजपूत का रीजन। राजपूताना के अंदर अगर हम देखते हैं तो पूरा राजस्थान और सिंध का रीजन जो आता है वहां पर राजपूत का शासन था और जो मारवाड़ के जो शासक थे जो अजीत सिंह, जिन्हें शानदार शाह ने उपाधि भी दी थी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की फारूकसियार से, तो राजपूत के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप थे। और जो जयसिंह थे जयपुर वाले या अम्बेर वाले, उनको सवाई की उपाधि दी गई थी। तो राजपूत के साथ जो रिलेशनशिप था फारूकसियार का वो अच्छा था, बट एक ऐसा टाइम आ गया था जहां पर जो सेंटर है और जो मुगल्स हैं उनसे राजपूत अलग होते जा रहे थे और इसका अंदाजा जो है 1727 में जब जयपुर की स्थापना करते हैं जो जयसिंह द्वितीय, तो उससे पता लगता है कि राजपूताना भी जो है वो मुगल से हटता जा रहा था। तो क्या उस समय के इंडिया के अंदर जितने भी शासन थे, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कमजोर होता जा रहा था, तो क्या इसके अंदर में कोई और पार्टी नहीं थी? एक पार्टी का जिक्र मैं बहादुर शाह फर्स्ट से बता रहा हूं। जब मैंने आपको बताया था बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पे जो बंदा बहादुर थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी के डिसेबल थे, उन्होंने अपना एक साम्राज्य बनाया था
और जो साम्राज्य बनाया था वो इस तरह से बनाया था कि जो हमारी सतलुज और यमुना के बीच में उन्होंने एक रीजन के अंदर ऑटोनॉमी टाइप की बना ली थी और एक साम्राज्य स्थापित कर दिया था। बहादुर शाह फर्स्ट, फिर जानदार शाह, ये सबके साथ लड़े, लेकिन फारूक सियार के टाइम पर वो बंदा बहादुर को 1716 के अंदर उन्हें मार दिया जाता है। पहले उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, और जो सिख किंगडम है और सिख मूवमेंट है वो धराशायी हो जाता है। और जो मिसल बनती हैं छोटी छोटी, वो बाद में चलकर जब हम आगे देखेंगे जो सिख एम्पायर बनेगा, वो राजा महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर जो मिसल को इकट्ठा कर एक सिख एम्पायर बनाते हैं वो बाद में होगा। और जो लग रहा था कि सिख मूवमेंट के साथ साथ जो वेस्टर्न हमारा पंजाब और इस समय का जो पाकिस्तान वाला रीजन है वहां पर सिखिज्म का एक सिख मूवमेंट चलेगी, वो खत्म हो जाती है। ये एक अचीवमेंट थी फारूक सियार की। बट अगर हम देखें कि फारूक सियार के टाइम पर जो बाहर की जो कंपनीज थी, जिसके अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की कंपनी थी वो आ चुकी थी, उसके साथ साथ डेनिश आ चुके थे, पोर्चुगीज आ चुके थे, फ्रेंच आ चुके थे, वो सबके सब चाहते थे कि एक कोर्डियल रिलेशनशिप बनाया जाए। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बाजी जो है वो मार ले जाती है ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फरमान ले जाती है कि उन्हें दस्तक मिल जाते हैं कहां के, बंगाल के। और ये जो है इसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट पल जहां पर आपको एक सेंट्रल लीडरशिप से आपको ऐसा फरमान मिल जाए जिससे आपकी जड़ें मजबूत हो जाएं। जैसे अगर मैग्ना कार्टा अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं तो जब इंग्लैंड के अंदर जब राजशाही के खत्म किया जा रहा था और जो पार्लियामेंट बनाई जा रही थी उसे भी मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के लिए मैग्ना कार्टा जो मूवमेंट था वो इंडिया में आया 1719 में, जब उन्होंने फरमान मिल गया और फरमान के साथ साथ उन्हें फ्री दस्तक मिल गए। दस्तक क्या था कि जब आप एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए स्टेट बाउंड्री है तो स्टेट बाउंड्री को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ता था, उस टैक्स से रिबेट दे दी थी फारूक सियार ने। और ये सबसे बड़ी गलती बताई जाती है, जो हिस्टोरियन है वो ये कहते हैं कि इसी मैग्ना कार्टा की वजह से, इसी फरमान की वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जड़ें मजबूत हो गई और उसी के सब वजह से जो 200 साल उन्होंने शासन किया इंडिया के ऊपर और जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसकी शुरुआत हुई थी इसी फरमान से। जो बाकी कंपनीज थी जिसके अंदर में फ्रेंच, पोर्चुगीज, वो चाहती तो थी कि वो फारूक सियार के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना लें, लेकिन वो इतना रिलेशनशिप नहीं बना पाई। इसके अंदर में एक कहानी भी आती है जहां पर फारूक सियार को ग्राउंड में दिक्कत थी और उसके पेन को खत्म किया था ब्रिटिश के एक डॉक्टर ने, जेम्स होप ने। और इसी वजह से ये फरमान है और जो दस्तक है ये दे दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फारूक सियार ने। तो अब मैंने आपको बताया कि फारूक सियार ने क्या क्या किया, और फारूक सियार ने पूरे रीजन के हिसाब से देखें। और अगर हम ये मैप बना लेते हैं, जहां पर अगर हम ये मैप बना लेते हैं, एक रफ मैप है जहां पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान आज का और पूरा इंडिया, इतने बड़े रीजन के अंदर जहां शासन होता था औरंगजेब के टाइम पे 1707 के अंदर, वहां से कितना गड़बड़ हो रही थी। यहां दक्कन के अंदर हैदराबाद बनता जा रहा था, यहां वेस्ट में मराठास बढ़ते जा रहे थे, राजपूताना जो है वो अलग जा रहा था, यहां बंगाल के अंदर एक नया एम्पायर बन रहा था मुशीद अली खान के साथ, यहां पर अवध में सादत खान था और बंदा बहादुर था। तो इतने बड़ा जो एम्पायर था वो छोटे छोटे ऑटोनोमस स्टेट में जाकर घुस गया, और जो मुगल किंगडम है वो दिल्ली के आसपास ही रह गया। अब ये था डिक्लाइन मुगल एम्पायर का।
और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के अंदर जो सबसे बड़ी बात थी वो थे फरमान, और दूसरा क्या था, डिपेंडेंसी ऑन सैयद ब्रदर्स। जो फारूक सियार के अंदर जो सबसे बड़ी कमी बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि फारूक सियार डिपेंडेंट हो गया था और एक पपेट की तरह काम करता था। ये था फारूक सियार। और फारूक सियार के साथ जो घटना घटी, जो 1719 के अंदर जो फारूक सियार को, जो एम्परर था, जो राजा था, उसे आमिर ने, इन सैयद ब्रदर्स ने उसकी हत्या कर दी। और ये मुगल एम्पायर में सबसे पहली बार होता है जहां पर जो आमिर्स हैं, जो एम्परर के नीचे काम करते थे, वो इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं, वो किंग बनाने लग जाते हैं। किंग मेकर थे और किंग किलर भी थे। तो इसी के साथ साथ फारूक सियार का जो चैप्टर है वो हम खत्म कर देते हैं। इसके बाद जो अब हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा शासन आएगा जिसका सबसे बड़ा शासन लगा सकते हैं। और कैसे, क्या वो एक स्ट्रोंग शासन आएगा और कहां कहां पर कैसे कैसे मुगल एम्पायर खत्म हुआ या बढ़ा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। थैंक यू।